गौमुख तपोवन कोई वैसा ट्रैक नहीं है जैसे आप नॉर्मल ट्रैक सोचोगे ना, वो बिल्कुल आपको पत्थरों पे चलना है। आप जैसे पहले जाते हो चीड़बासा, उसके बाद भोजबासा, भोजबासा के बाद पड़ता है गौमुख ग्लेशियर, जो जहाँ से गंगा जी भागीरथी रिवर निकलती है। तो उस पॉइंट से ऊपर है तपोवन जहाँ पे माउंट शिवलिंग है। तो वो जो पैच है ना, वहाँ पे सिर्फ बोल्डर्स हैं। एंड उस ट्रैक पे सबसे रिस्की ट्रैक इसलिए माना जाता है क्योंकि रास्ते में वहाँ बोल्डर्स गिरते रहते हैं। अच्छा। बड़े बड़े बोल्डर्स एकदम गिर जाएंगे, कड़कती धूप में भी गिर जाएंगे। कुछ ऐसा नहीं है कि मौसम खराब है क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो उस ट्रैक पे आपको बहुत ऊपर देख के ही चलना होता है। तो उस ट्रैक पे क्या हुआ था कि जब हम तपोवन से आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा मतलब जो गुजरात के थे फैमिली थी, तो उसमें कम से कम 7 से 8 लेडीज़ थी। तो वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा स्किट कर रहे थे, तो वो सबसे ज़्यादा रिस्की था क्योंकि मतलब मैं उस टाइम पे वीडियोस बनानी मैंने बंद कर दी थी क्योंकि मेरे को था कि इन्हें पकड़ लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहे थे। तो वो बहुत रिस्की पैच था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ हल्के हैं क्या टॉक्स। तो गाइस आज का एपिसोड जो हो रहा है वो एक ट्रैवल रिलेटेड हो रहा है, और जो हमारे गेस्ट हैं वो एक बहुत ही वेल नोन ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर है देहरादून से। उनका नाम है पुनीत सुपरस्टार। भाई देहरादून के सुपरस्टार है हमारे। सुपरस्टार नहीं है, सुपरस्टार हो तुम यार, देहरादून के सुपरस्टार हो। द गाय फ्रॉम देहरादून। और भाई वेलकम। थैंक यू सो मच। हल्के का टॉक्स। हल्के का हल्के टॉक्स तो में आप भी आपका नहीं हो, स्वागत। आप तो मिला लो यार। बिल्कुल नहीं यार, भाई को मैंने देखा है, मैंने आज से 1.5 साल पहले फॉलो किया था जब 3000 फॉलोअर्स थे। और आज कितने भाई, किधर बता दो। आज 98,000। एक और जेन्युइन है। हाँ, और सारे जेन्युइन है, सारे Genuine जेन्युइन। होगा। और अब 1 महीने के अंदर 100 के हो जाएंगे भाई के। होपफुली भाई ना बिल्कुल हो दिखते जाएंगे नहीं है। यार। भाई ज्यादातर पहाड़ों में रहता है। पहाड़ों में ट्रैक करता है, और भाई हमेशा बस ट्रैक करता रहेगा। और आई गेस उत्तराखंड के क्या सारे बढ़िया ट्रैक है। करे होंगे यार आपने। सारे तो नहीं बोलूंगा बट 8 to 9 हिमालयन ट्रैक्स कर लिए हैं। बाकी कितने? केदारनाथ वगैरह तो अलग है। अच्छा। 8 से 9। तो क्या इंस्पायर्ड हुआ कि आपको ये लाइक ट्रैवल क्रिएटिंग जो कंटेंट आप बनाते हो, क्या आपको किस चीज ने इंस्पायर्ड है? बचपन से शौक है घूमने का या? मतलब ये जो जर्नी स्टार्ट हुई थी ये मतलब अभी शायद लोगों ने अभी देखी है इंस्टाग्राम पे, बट कहीं ना कहीं जब मैं 11th क्लास में था स्कूल में, तो मैं जेएस फिल्म्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करता था। किसे? जेएस फिल्म्स। अच्छा। जेएस पाजी, फिल्म्स। आपने देखा होगा जो मोटर बाइकिंग राइडर, हाँ, बाइकिंग कंटेंट बनाते हैं। हाँ। तो उनकी स्पीति वीडियोस, लद्दाख वीडियोस मतलब मेरे लिए एक सपने जैसी थी। मतलब ऐसा था कि शायद मैं कभी जा पाऊँगा, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ कि मैं उतनी अच्छी फैमिली से, मतलब मैं बोलूँगा कि उतना सस्टेन नहीं है हम कि हमारे लिए ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो, क्योंकि मेरे जो फादर है वो ऑटो चलाते हैं। तो मेरे लिए मतलब ये सारी चीज़ें एक सपने जैसी थी। अच्छा। तो मेरे को था कि करना है, और पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। नहीं था, तो मेरे को था कि कुछ अपना करना है, ये नहीं पता था क्या करना है, और इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं सोचूं भाई मैं व्लॉगर बन जाऊंगा। उस टाइम पे व्लॉगिंग बहुत कम लोग जानते थे। बहुत कम जानते थे। दानिश जियान आपने सुना होगा। हाँ हाँ। वो उस टाइम पे 3 मिलियन पे थे, एंड मैं उनको मतलब बहुत ज़्यादा फॉलो करता था। हाँ। तो उस टाइम पे व्लॉगिंग शायद ही कोई जानता था। एंड अनुराग डोभाल UK07 राइडर वो उस टाइम पे कर रहे थे। तो इन सब लोगों को मैंने उस टाइम पे देखा है। तो उस टाइम पे मेरे को क्लिक हुआ कि मेरे को करना है, बट ये नहीं पता कैसे करना है। फिर मैं उस टाइम पे रियलिटी शोज, MTV रोडीज, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फॉलो करता था। मेरे को था कि इसमें जाना है, या तो क्योंकि यही है जो आपको थोड़ा बहुत फेम पैसा तक पहुंचा देगा। अगर आप जॉब के भरोसे टिकोगे कि मैं जॉब करूंगा, तो मेरे को नहीं लगता कि जॉब आपको वो आपकी ड्रीम लाइफ दे पाएगी। आपको शायद रोटी सब्जी दे देगी। जॉब में यार एक लाइन है बस, इतिहास से नहीं। मतलब आप ऐसे चलते रहोगे। मेरे को वो लाइफ नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए डाउन्स भी देखूं, अप्स भी देखूं, और थोड़ा सा ऐसा रहे कि जहां मैं एक्सप्लोर भी कर पाऊं। ऐसा था। बस मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं टिकना रुकना नहीं चाहता हूँ। वही कोई डायलॉग है जिंदगी क्या, ये दिल है मुश्किल का। तो तुम बन्नी टाइप हो। अभी बनने की कोशिश कर रहे हैं, अभी है नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने क्या करा कि जैसे ही मैं 18 का हुआ, मैंने 1 साल जिम वगैरह करा, वर्कआउट वगैरह करा। मैं रोडीज का ऑडिशन देने चला गया। अच्छा, कहाँ पे? दिल्ली? मैं सबसे पहले मैं दिल्ली गया। अब रात भर लाइन में लगे, सुबह नंबर आया, बॉडी एग्जॉस्ट थी। अब पहला GD राउंड होता है जैसे आपको पता है। तो GD राउंड में उन्होंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि हम आपको रोडीज में क्यों ले। अब हमारा जो माइंडसेट था वो था कि मे बी वो कुछ टास्क देंगे, ऐसा कुछ करेंगे। उन्होंने कुछ नहीं कराया। सिंपल क्वेश्चन था कि हम आपको क्यों ले। तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा नम हो गया
क्योंकि मे बी मैं फिजिकली प्रिपेयर्ड था कि मैं सारी चीज़ें मतलब मसल अप ये सब चीज़ें सब प्रिपेयर करके गया था, बट कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस वो चीज़ नहीं थी कि मैं उन्हें एक्सप्लेन कर पाऊँ कि भाई मेरे को आप क्यों लो शो में। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उन्होंने पूछा तो मेरा बहुत डिसेंट सा जवाब था, एंड वो सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी से जज कर लेते कि आप क्या कर सकते हो या क्या नहीं। तो वहाँ से बाहर आए, उसके बाद वो कॉल आती है तो वो कॉल नहीं आई, तो हम समझ गए कि मतलब मेरा नहीं हुआ, मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था उसका भी नहीं हुआ। तो हमने सोचा अब चलते चंडीगढ़, तो हम वहाँ से गए चंडीगढ़। उस टाइम पे मतलब मैं जिम में रिसेप्शन पे जॉब करता था, तो मेरी 7,000 रुपये सैलरी थी, फर्स्ट जॉब थी मेरी। कहाँ पे जॉब करते थे? फिटनेस हब जिम पटेल नगर में। तो वहाँ पे मेरी 7,000 रुपये सैलरी थी, तो 3 से 4,000 रुपये मैं EMI देता था अपनी बाइक की, और साथ ही साथ में बाकी मेरा थोड़ा बहुत प्रोटीन ये डाइट वाइट का खर्चा निकल जाता था, और कुछ बचता था 1-2 हज़ार रुपये तो घर पे थोड़ा ऐसा वो दे दिए, क्योंकि उस टाइम पे घर वालों ने बोला था कि अभी तू कर जो करना है, कि अभी हमको तेरे से कुछ वो नहीं है, अभी तू अपना टाइम ले। सपोर्ट पूरा था। मेरे पेरेंट्स ने मतलब स्टार्टिंग से अभी तक आज भी मतलब उनकी वजह से ही मैं जितना थोड़ा बहुत कर पाया हूँ तो उन्हीं की वजह से कर पाया हूँ, क्योंकि उनका सपोर्ट मेन है। तो उन्होंने कहा जो करना है कर। तो मैंने रोडीज़ के ऑडिशन दिए, चंडीगढ़ गया, वहाँ भी नहीं हुआ। वहाँ पे उन्होंने सेम क्वेश्चन यही पूछा, बट अपने अंदर जब कुछ टैलेंट नहीं है या फिर वो एक्सप्रेस करने का कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम नहीं बता सकते। और इतने लोगों में 20 लोगों में मैं मतलब ऐसे नम हो गया था, क्योंकि मैं स्कूल में भी ऐसा था कि कभी स्टेज पे नहीं चढ़ना या ऐसा, बहुत डिसेंट टाइप, मतलब सिर्फ पास होना है बस, पासिंग मार्क्स लाने, उतना पढ़ना है, बात नहीं फालतू किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, ऐसा इंसान था मैं उस टाइम पे। फिर उसके बाद मैं ऑडिशन दे के आया तो मैं बहुत रोया उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे अंदर ये भी नहीं है जो मैं सोच रहा था, तो अब क्या है, अब तो कुछ रास्ता ही नहीं बचा। तो एक वो होता है ना मोमेंट कि आपको रियलाइज होता है कि भाई मतलब आप कितना पानी में हो, है ना। अब आपको बोला लोगों ने भाई तैयारी बढ़िया कर रहा है, तू तो हो जाएगा। तो मेरे को मतलब थोड़ा बहुत लोगों ने बोल रखा था कि भाई हो जाएगा, तू अच्छा कर रहा है ये वो। अब बोलते हैं लोग तो सपोर्ट करेंगे पॉजिटिवली, बट आप जब वहाँ जाते हो तो आपको रियलिटी पता चलती है। जब वहाँ पे आप 20,000 लोगों के बीच में खड़े हो गए तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, पता नहीं चलता। सही बात है। तो वो एक्सपीरियंस ने मुझे हिला दिया। उसके बाद मैं ऐसा हो गया कि अब क्या करूँ मैं। फिर मैं आया तो मैंने सोचा कि अब कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, अपने ऊपर काम करना है कि कहीं पे बैठूं तो बात कर पाऊँ, कुछ मतलब कुछ चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर। तो फिर मैंने क्या करा कि यूट्यूब स्टार्ट करा। अब उससे पहले हम 1 साल पहले से हम जो हमारे फ्रेंड सर्कल था, हम लोग क्या करते थे कि हम वीकेंड में 100 रुपये मिला के हम लोग एक तरीके से मतलब NGO टाइप रन कर रहे थे, वी प्लेस टू हेल्प के नाम से। अभी भी पेज है बट अब मतलब हम इतना एक्टिव नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे कि हर संडे कहीं कुछ गरीबों में या कहीं ज़रूरतमंदों में हम कुछ चीज़ें कर देते थे जो हमारे बस का होता था, खाने का हो गया ऐसा। और हमने अपना मतलब ऐसे भी कर रखा था कि एक मेडिकल किट बना रखी थी, तो कहीं से हमें कॉल आते थे कि कोई डॉग इंजर्ड है या कुछ है। हमने मतलब अपनी तरफ से, हमारा मन था वो करने का तो हमने करा। तो वो सब करते थे। तो हम कोविड में सुबह डॉग्स को फीड करने जाते थे 8-9 बजे के आसपास। तो मेरे दोस्त ने मेरे को बोला उस टाइम पे कि यार तू वीडियोस बना। तो मेरे को मन था, एडिटिंग बेसिक आती थी मतलब फोन में, गोपाल। अच्छा। तो उसने मतलब मेरे को बोला कि भाई तू कर, कि तू करता क्यों नहीं है। तो मैंने कहा यार मतलब मेरे को कौन देखेगा, ना मैं स्मार्ट हूँ ना मुझे बोलना आता है। तो मैंने कहा भाई मुझे क्यों देखेगा कोई। तो वो बोल रहा कि यार तू अगर ये सोचेगा तो फिर तो कोई भी नहीं देखेगा, सही बात है, तू कर, तेरे को जो मन है। तो मैंने क्या करा, मैंने ट्रैवल वहाँ से स्टार्ट करा। लॉकडाउन में सुबह 10 बजे तक आप जा सकते थे खाना वगैरह लेने के लिए, ये सब चीज़ें। तो मैं क्या करता था, सुबह 5 बजे उठता था, अपने दोस्त को उठाता था स्कूटी पे, और हम कभी सहज धारा एक दिन कहीं, यहाँ से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट करा। क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैं सीधे ट्रैवल बाहर करने लग गया। तो पहले ट्रैवल कहाँ करा? सबसे पहली वीडियो अगर मैं गेस करूँ तो जो तुम्हें जो मजा आया यार मेरी पहली वीडियो, और क्या व्यूज। चलो व्यूज वाला तो अलग होगा, तो बात क्या होगा, बाकी पहला जो करा जो बढ़िया, मतलब सबसे मेमोरेबल ट्रैवल एक्सपीरियंस अब तक का। नहीं जो सबसे पहले वाले होगा ना भाई, सबसे पहले वाला ट्रैवल। सबसे पहला मेरे को जितना याद है, लाइक मेरा फर्स्ट जो ब्लॉग था वो तो वहाँ का था, वैष्णो देवी। हम दोस्त लोग गए थे ऐसे ही, बट वो ब्लॉग नहीं था, वो ऐसे ही रिकॉर्ड कर रखी थी। और अभी भी देखोगे तो आप बहुत हंसोगे वो वीडियो देख के। शायद अब मैंने प्राइवेट कर दी है। तो उसमें मतलब ऐसे ईयरफोन्स लगाए हैं, माइक पकड़ा है, ऐसे पोर्ट्रेट में ही रिकॉर्ड कर रखा है, कुछ पता नहीं है कि यूट्यूब का क्या फ्रेम है या क्या है। तो वो पहली वीडियो थी, उसमें बहुत रॉ है, मतलब जैसे हम बचपन में होते हैं उस टाइप की फीलिंग्स है। तो वो वीडियोस देखते हैं हम आज भी दोस्त लोग, तो काफ़ी वैसा फील होता है हमें कि एक टाइम पे हमने कहाँ से शुरू करा था।
फिर मैंने सहस्त्रधारा ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करनी स्टार्ट करी। उसके बाद एक्सप्लोर क्या मतलब, यहाँ मैं ऑलरेडी गया हुआ था बट वीडियोस बनानी स्टार्ट करी। उसके बाद मैंने फूड वीडियोस बनाई, देहरादून का चीपेस्ट फूड, ये सारी चीज़ें, पलटन बाज़ार, मार्केट व्लॉग्स सब बनाए मैंने। मतलब मैंने ऐसे कर दिया कि मेरे को पलटन बाज़ार में ब्लॉग करना है, इतना कॉन्फिडेंस चाहिए। आप वैसे जा सकते हो बट कैमरा लेके जब आपको 10 लोग देख रहे हो ना, आप वहाँ नहीं बोल सकते हो। वो तो टास्क है वो तो मेरे को था करना है। मैंने अपनी एक फ्रेंड को बोला कि तू मेरे साथ चल, थोड़ा सा मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा। तो मतलब ये सारी वीडियोस बनाई, उसमें व्यूज़ भी अच्छे आ रहे थे यूट्यूब पे उस टाइम पे। फिर लेटर ऑन ट्रैवल में घुसना था प्रॉपर, तो मार्केट और फूड्स के व्लॉग बंद कर दिए बिल्कुल। एंड उस टाइम पे नया नया यूट्यूब बूम भी हुआ था लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद लगभग मैंने 2-2.5 साल यूट्यूब करा। जब मेरी जॉब चेंज हुई उसके बाद मैंने नाइट शिफ्ट करी, बीपीओ में काम किया मैंने दून बिजनेस पार्क में। 1.5 साल मैंने नाइट शिफ्ट करी। उसके साथ साथ मतलब सुबह 4 बजे आता था नाइट शिफ्ट करके, फिर वीडियो सनराइज़ देखने जाता था, फिर वीडियो शूट करी, 8 बजे डाली, फिर 9 बजे सोए, फिर 3 बजे उठे, फिर 5 बजे की शिफ्ट थी। तो ये 1.5 साल तक ये रोटेशन चलती रही। ये रोज 1.5 साल से चलता है। हाँ, वाह यार क्या story। मतलब यूट्यूब करना था, यूट्यूब से प्यार था मुझे। अच्छा, प्यार मेरे को ऐसा नहीं था कि व्यूज आ रहे नहीं आ रहे। हाँ। उस टाइम पे मतलब मैं पागल था कि करना है यूट्यूब, हाँ। और दिल से करता था। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि मतलब व्यूज बहुत ज़्यादा डाउन हो गए। मे बी शायद मैं ऑडियंस को वो लेवल पे होल्ड नहीं कर पाया उस टाइम पे, समझ नहीं पाया कि यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। या फिर मतलब मैं सब चीज़ें बना रहा था, कभी फूड चैलेंजेस बना रहा हूँ दोस्त के साथ, कभी कुछ बना रहा हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्या करूँ। तो वो मोमेंट था जब मैं गोल्डन टेम्पल गया हुआ था। तो मेरा बिलीव काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे। तो मेरे मन में बस एक ही चीज़ थी कि मेरे को ये नहीं चाहिए कि मेरे को आप सक्सेसफुल बना दो, बट मेरे को एक सही पाथ दिख जाए कि यहाँ पे काम करना है। और मैंने गोल्डन टेम्पल की रील डाली, वो 8 मिलियन व्यूज चली गई। क्या बात है। वो मतलब वो अभी भी तुम्हारी- सोच के भी मेरे थोड़े बहुत गूज़बम्स आ रहे हैं। मतलब वो फीलिंग ऐसी थी कि मैं बहुत दिल से वहाँ परेशान था, और मैंने मतलब सिर्फ ये चीज़ सोची वाह थी कि यार। मेरे को एक पाथ दिख जाए, हाँ। मेहनत मैं कर लूँगा, मेरे को उसमें कोई, मेरे को दिन रात काम करा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मतलब मेरे को एक पॉइंट के बाद वो ऐसा हो जाता है कि थोड़ा बहुत तो रिजल्ट आए, है ना। अब अगर आप यहाँ बैठे हो तो आप भी चाहोगे कि ये चीज़ वर्क करे आपके लिए, तभी वो आपके लिए मतलब सही है ना। वरना लाइफ टाइम आप एक चीज़ करते रहो और वो कुछ आपको रिजल्ट ही ना दे, तो फिर ना आप खुश हो पाओगे ना आपके आसपास वाले। तो फिर वहाँ से इंस्टाग्राम पे आ गया मैं। इंस्टाग्राम पे फिर रेगुलर हो गया, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं मेरा यूट्यूब थोड़ा सा पीछे रह गया उस चक्कर में। लेकिन इंस्टाग्राम पे मेरे को लगा, जब वहाँ पे ब्रांड कोलैबोरेशंस आने लगे, ये चीज़ें आने लगी, तो मेरे को लगा कि एट द एंड मेरे को वीडियोस क्रिएट करनी है और पैसा कमाना है, ट्रैवल करना है। अगर वो चीज़ यूट्यूब पे हो या फिर इंस्टाग्राम पे हो, वो मैटर नहीं करता है। तो फिर मैंने इंस्टा को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। तो यहाँ से यहाँ कहते तक हैं ना, ऐसे जिसका जर्नी। जुनून हो, पैशन हो, मेहनत करते रहो तो एक दिन मेहनत ऐसी चीज़ है फाड़ जो करके अपना आएगा। रास्ता खुद बना लेती है। होती है। आपकी रुकना किस्मत नहीं हो। बस। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ये तो है। आप एक कंपनी के साथ भी काम करते हैं ना, सर्चिंग सोल्स। हाँ जी। तो जब मैं नाइट शिफ्ट कर रहा था, अब वो कहते हैं ना कि मेहनत करोगे तो आपके पीछे सक्सेस आएगी। राइट। 1.5 साल मैंने नाइट शिफ्ट करी, और मैंने सिर्फ मैनिफेस्ट करा दिल में कि ऐसी जॉब हो जहाँ पे घूमने को मिले और पैसा मिले। तो जो सैलरी मुझे नाइट शिफ्ट में मिल रही थी, सेम सैलरी मुझे एक ट्रैकिंग कंपनी ने ऑफर करी कि आप हमारे लिए घूमो और हमारे लिए कंटेंट बनाओ, यूट्यूब और इंस्टाग्राम हमारा हैंडल करो आप। तब मेरे 35,000 फॉलोअर्स थे। 1 साल पहले की बात है, लास्ट जुलाई की, 35,000 थे। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया है। मतलब पैसे दे रहे हैं, बोल रहे हैं महीने में 2 ट्रिप भी देंगे, और तुम्हारा पैशन यही था। पैशन यही था, वो घूमना ही था। वही था। तो वो है ना, मैनिफेस्ट करा ऊपर वाला। मतलब आप जब मेहनत करोगे और अच्छी चीज़ें सोचोगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यूनिवर्स कहाँ से आपके लिए क्या चीज़ एकदम से टर्न कर दे। तो वो मोमेंट ऐसा हुआ कि मैं बहुत घबरा रहा था, क्योंकि एक ट्रैकिंग कंपनी और एक कॉर्पोरेट ऑफिस दोनों अलग चीज़ है। ये एक बिजनेस है और वो वैसे प्रॉपर ऑफिस है। वहाँ पे मेरे को एश्योरेंस थी, यहाँ मेरे को डर लग रहा था कहीं मैं इन्हें ज्वाइन करूँ, और इनका क्या काम है मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने सोचा भाई एक मौका भगवान ने दिया तो इसको ग्रैब कर लो। तो मैं छोड़ दी मैंने जॉब बिना रिज़ाइन दिए। मैंने कहा बस अब नहीं। और फिर उसके बाद यहाँ ज्वाइन करी। अब इन्होंने मुझे पहली ट्रिप मनाली भेजी, फिर कश्मीर भेजा। तो मेरे लिए मतलब ऐसा हो गया कि मतलब मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ इस बारे में कि मेरे को ऐसे लोग मिले, क्योंकि वो जो उस कंपनी के ओनर्स हैं वो अभी तक मेरे को ऐसे बोलते हैं कि आज भी तुझे ज़रूरत है तो आज भी आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे टर्म्स मेरे लोगों से बन पाए हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा अच्छी थी जब मैं ट्रैकिंग फील्ड में आ पाया। इससे पहले मैंने
हेमकुंड साहिब, केदारनाथ, मैंने ऐसे ट्रैक्स करे हैं जहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये भक्ति भावनाओं वाले ट्रैक्स। कोई वैसे ट्रैक्स नहीं करे थे मैंने, जैसे केदारकंठा हो गया या कश्मीर ग्रेट लेक्स हो गया, ये सब मैंने जब मैंने इन्हें ज्वाइन करा तभी करे, क्योंकि मैं ग्रुप्स के साथ जाता था, नए लोग मिलते थे, मतलब मजा आता है ना उसमें। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, वो मेरे को पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज करवाती है कंपनीज। हाँ, तो जब मैं इनके पास गया इंटरव्यू देने तो मुझे पता चला, तो मुझे लगा कि शायद मैं अपने आप को ट्रैवलर बोलता हूँ बट मुझे शायद अभी कुछ नॉलेज नहीं है। तो वहाँ काम करा, बहुत कुछ सीखा उनसे, एंड बहुत मतलब जितनी मेरी मोस्टली लास्ट ईयर की ट्रिप्स थी वो सारी उन्हीं के थ्रू थी। अच्छा। तो अपना भी कंटेंट बनाया, उनका भी उत्तराखंड में बनाया। कितने ट्रैक कवर कर लिए? उत्तराखंड में मैंने अभी कुछ दिन पहले रुद्रनाथ गया था, रुद्रनाथ। रुद्रनाथ, केदारकंठा, कौरी पास, दयारा बुग्याल, गौमुख तपोवन ट्रैक, और आपका ये टुंगनाथ हो गया, टुंगनाथ तो केदारनाथ, ये सारी चीज़ें तो करी तो हैं। उत्तराखंड के कोई भी 3 बेस्ट ट्रैक जो तुम्हें बहुत पसंद? रुद्रनाथ सबसे पहले, बहुत सुंदर ट्रैक है। कितने दिन का ट्रैक है? मतलब अगर यहाँ से एक दिन आप जाते हो, पहले दिन गोपेश्वर, उससे आगे सगर विलेज है जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। दूसरे दिन आप ट्रैक स्टार्ट करोगे, अगर आप एक अच्छे ट्रैकर हो तो आप पहले दिन ही मंदिर पहुँच जाओगे 22 किलोमीटर सुबह से शाम तक। अगर आप मेरी तरह कंटेंट बनाते हुए जा रहे हो, आराम से जा रहे हो, तो 2 दिन? तो आपको 2 दिन लगेंगे। एक रात ऊपर मंदिर में रुक के वहाँ की आरती देखी, लिटरली मतलब ऐसी आरती नहीं देखी थी जो वहाँ फील थी। मतलब सिर्फ 15 से 20 लोग थे, नीचे वैली में पूरे क्लाउड्स थे, एंड वहाँ रुद्रनाथ जी की आरती, मतलब गूज़बम्स आ रहे थे। बट उस टाइम पे वो रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे थे बिल्कुल भी। इस साल से पूरा बंद हो चुका है, वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो आप। हाँ, वो सब जगह बंद हो गया है आजकल ना सारा। तो वो बहुत अलग मूवमेंट था। तो सबसे पहला रुद्रनाथ, कौरी पास बहुत सुंदर ट्रैक है, केदारकंठा थोड़ा सा ओवर हाइप्ड है बट इतना ज़्यादा सुंदर नहीं है। मतलब विंटर वो ट्रैक है ना वो तो, केदारकंठा विंटर तो। ट्रैक है, और उसमें मतलब मैं बोलूँगा कि उतने पेनारोमिक व्यूज़ इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे मुझे एज कम्पेयर टू कौरी पास। दयारा बुग्याल भी तो कोई है? दयारा बुग्याल बहुत छोटा ट्रैक है, बहुत छोटा मतलब वो बिगिनर्स के लिए है, वो बिगिनर्स के लिए। बट वो भी विंटर ट्रैक में मैं आता तो जाता था, पर मैं तो ऐसे राघव लोगों के साथ जाता था। है। मेरी तो खैर हवा टाइट हो जाती थी, बट एक दो बार क्या मुझे भी याद है, हम गए थे नाग टिब्बा। नाग टिब्बा वो भी अरे बड़ा गंदा ट्रैक है वो, इतना मैं उसने क्या करा, राघव ने हमारे साथ प्रैंक करा, जहाँ से खच्चर चढ़ते हैं ना, हाँ। खच्चर, उसने वहां से चढ़ा दिया हमें। अच्छा। अरे मैंने कहा आग खतरनाक, चढ़ तो गए, वो इतना बेकार ट्रैक लगा, वो झंडी टॉप था, हाँ, फिर वहाँ से कोई व्यू नहीं है। नीचे उतरे, मैंने क्या ट्रैक करवाया रे तूने। मतलब जब मैं नाग टिब्बा गया था, हम लोग अपना कैंप्स वगैरह लेके गए थे, बेकार ट्रैक। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला भाई तुम कहाँ ले आए हो, मतलब बिल्कुल भी कोई ना वो ट्रेल्स अच्छी हैं ना वो व्यू अच्छा है, मतलब जहाँ हम ट्रैक सोचते हैं तो वहाँ कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। बहुत ही बेकार ट्रैक वो नहीं फिर था। चोपता चंद्रशिला गए, पर वो तो आई थिंक स्नो वाला, वो भी स्नो वाला ट्रैक है, वो विंटर में भी करते हैं लोग, बाकी अभी भी करते वो भी हैं। बिगिनर्स के लिए। हाँ, बट विंटर्स में मजा आता है वहाँ, विंटर्स में बहुत अलग नज़ारे रहते हैं उसका उसके। हाँ, चंद्रशिला का, लेकिन बहुत रिस्की भी है विंटर्स में वो रिस्की काफी लोग बहुत अरे फिसलते हैं। मैं तो नहीं चढ़ा था चंद्रशिला, मैं तो वहां तक चढ़ा था तुंगनाथ तक। मैं चंद्रशिला इतना रिस्की लग रहा था, बर्फ में इतनी बर्फ थी, मैंने भाई गिरोगे तो यहाँ तो कुछ नहीं मिलना बर्फ में। आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ है भाई ऐसा अब तक का ट्रैक्स में? होता है ना पहाड़ों में यार, बहुत डेंजरस ट्रैक्स होते हैं, जब हम साइड हो जाती है, कुछ गौमुख तपोवन ट्रैक गए थे, तो गौमुख तपोवन कोई वैसा ट्रैक नहीं है जैसे आप नॉर्मल ट्रैक सोचोगे ना, वो बिल्कुल आपको पत्थरों पे चलना है। आप जैसे पहले जाते हो चीड़बासा, उसके बाद भोजबासा, भोजबासा के बाद पड़ता है गौमुख ग्लेशियर, जो जहाँ से गंगा जी भागीरथी रिवर निकलती है। तो उस पॉइंट से ऊपर है तपोवन, जहाँ पे माउंट शिवलिंग है। तो वो जो पैच है ना, वहाँ पे सिर्फ बोल्डर्स हैं, एंड उस ट्रैक पे सबसे रिस्की ट्रैक इसलिए माना जाता है क्योंकि रास्ते में वहाँ बोल्डर्स गिरते रहते हैं। अच्छा। बड़े बड़े बोल्डर्स एकदम गिर जाएंगे, कड़कती धूप में भी गिर जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं है कि मौसम खराब है क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो उस ट्रैक पे आपको बहुत ऊपर देख के ही चलना होता है, एंड हेलमेट पहन के भी चलते हैं कुछ लोग जो प्रोटेक्शन वाले। बड़ा क्या हेलमेट क्या ही बचा देगा उससे, इतने वो तो पावर से वो तो है, बट मतलब कुछ कंपनीज ऐसा प्रोवाइड करती है सेफ्टी के लिए। अब वो तो बाकी किस्मत वाली बात है, कुछ और अपनी वो है कि आप कितने अवेयर हो इन चीज़ों के लिए। तो उस ट्रैक पे क्या हुआ था कि एक फैमिली थी गुजरात की, वो 12 लोग आए थे ट्रैक करने, तो मैं उनके साथ गया था, हमारी टीम लीडर्स, ट्रैक लीडर्स। तो आप लोग लोगों को भी लाइक अपने आपके वो भी आते, क्लाइंट्स भी आते हो, आप लेके जाते हो? नहीं, मैं जिन कंपनी के साथ काम कर रहा था अब जैसे खुद से जाते हो तो खुद नहीं, खुद ही अभी अपना कुछ ऐसा कंटेंट बनाते हो आप? हाँ, अभी कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करा नहीं है, इन फ्यूचर शायद करेंगे, अपनी कंपनी खोल लो। हाँ, वो मतलब अभी चीज़ें थोड़ी रिफाइन हो जाए उसके बाद थोड़ा सोचेंगे।
तो उस ट्रैक पे क्या हुआ था कि जब हम तपोवन से आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा मतलब जो गुजरात के थे फैमिली थी, तो उसमें कम से कम 7 से 8 लेडीज़ थी। तो वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा स्किट कर रहे थे, तो वो सबसे ज़्यादा रिस्की था, क्योंकि मतलब मैं उस टाइम पे वीडियोस बनानी मैंने बंद कर दी थी, क्योंकि मेरे को था कि इन्हें पकड़ लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहे थे। तो वो बहुत रिस्की पैच था बिगिनर्स के लिए। बाकी केदारकंठा गया हूँ तो वहाँ पे भी नी तक स्नो, या कौरी पास इतनी तो मिलती है स्नो। रिस्की तो देखो कोई भी मोमेंट हो सकता है जहाँ नेचर थोड़ा सा आपकी मतलब अवेयरनेस कम हुई और नेचर आपके फेवर में नहीं हुआ, जहाँ बर्फ़ ज़्यादा हो जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए पैर फिसल जाए। कश्मीर ग्रेट लेक्स गया था मैं, तो वो बहुत ही सुंदर ट्रैक है कश्मीर का, 7 दिन का ट्रैक है वो, और उसमें आपको 7 एल्पाइन लेक्स मिलती है। तो वहाँ पे भी मतलब लास्ट डे जो डिसेंट था 22 किलोमीटर का डिसेंट, वो बहुत ज़्यादा मतलब मैं बोलूँ तो चैलेंजिंग था। तो ये सारी चीज़ें थी, बट ऐसा कुछ मतलब एक्सट्रीम मेरे साथ तो नहीं हुआ अभी तक ट्रैक के दौरान। तो जैसे आप जब जाते हो ट्रैकिंग पे, तो लाइक किस टाइप के इक्विपमेंट्स आप क्रिएटिंग कंटेंट के लिए यूज करते हो? कंटेंट बनाने के लिए लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ओप्पो के फ़ोन से किया था। क्या? ओप्पो के फ़ोन से सिर्फ एक ट्राइपॉड लगा के स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने 360 कैमरा भी लिया था, फिर मैंने गलती से उसे पानी में डुबो दिया। फिर मैंने सोनी का एक छोटा कैमरा लिया था, लेकिन उसमें माइक नहीं लगता था, तो नॉलेज नहीं थी, साथ तो में कुछ कुछ भी ले टीम लेता चलती था। है? हाँ जी, साथ में कुछ चलता है आपके, जो रिकॉर्ड वुड कोई करता हो, या कुछ आपका साथ में कुछ फ्रेंड्स आपके? हाँ मतलब हम लोग कितने लोग मोस्टली जाते हैं हम लोग जैसे जाते हैं तो क्रिएटर ही जाते हैं, क्योंकि अच्छा। हमारे साथ नॉर्मल बंदा नहीं जा सकता। हाँ, उसको obvious वो है। इरिटेट हो जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा आपके हाँ, ऊपर। और वो बोलेगा भाई तुम तो मतलब पागल हो जगह गए रुक रही हो। हो। होता है हमारे साथ। हाँ बिल्कुल। तो स्टार्टिंग ऐसे इक्विपमेंट से करी थी फ़ोन से, अब फिर फाइनली मतलब मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ सोनी ZV-E10, ड्रोन है DJI Mini 3 Pro। नाइस। अच्छा ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपके पास आईफोन है और एक ड्रोन है तो आपको, मेरे को नहीं लगता कुछ और इक्विपमेंट चाहिए जब तक आपको कुछ नेक्स्ट लेवल रिजल्ट्स ना चाहिए हो। अच्छा आईफोन फिर लिया मैंने बीच में। ये सारी चीज़ें मतलब मैंने खुद से ली, EMIs पे ली, क्योंकि मेरे को था कि मतलब इम्प्रूव करना है। अगर मैं सोचता कि भाई एक ही चीज़ से करता रहूँ तो वो नहीं है। धीरे धीरे आपकी पब्लिक को भी आपसे नया कंटेंट, नई क्वालिटी चाहिए, तो वो चीज़ें मैं अपग्रेड करता रहा। अब मतलब मेरा यही सेटअप है, एंड इन फ्यूचर में भी ये भी अपग्रेड करना पड़ेगा। जंगलों में रुकते हो? हम हर मतलब हमारा जो वीकेंड का प्लान कोई रहता खाने है, भी लेके जाते हैं तो? हमारा वीकेंड का प्लान रहता है वो रहता है कैंपिंग का। देहरादून के पास द्वारा, भद्राज, मसूरी। हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ ठीक है, कैंपिंग। हाँ मतलब भैया ने तो देखा ही है, मैं तो देखता रहता तो हमारा वीकेंड का तो रहता है मतलब मोस्टली। अब जैसे बारिश खाना वाना है, कैसे कुक करते हो? स्टोव है, अच्छा। बर्तन है, छोटे छोटे बर्तन है, हूँ। अपने टेंट्स है, सब चीज़ें रखी है। अगर खाना वाना खुद चिकन उकन कटवा के लेके जाते हैं? नहीं, चिकन नहीं खाते हम, वेज। अच्छा, क्या बात है अरे यार। वाह। तो वहाँ पे हम सिर्फ यही रखते हैं। हम्म। बाकी मतलब कुकिंग वुकिंग का शौक बचपन से है, तो बना भी लेते हैं अच्छा थोड़ा बहुत। अच्छा। आप चलना कभी, चलेंगे आपको चलेंगे लेके चलेंगे। चलेंगे। अभी मानसून में सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि अभी जो मजा नज़ारे आता मिलते है हैं ना, यार। अभी कहाँ जाना चाहिए जो सेफिएस्ट होगा से मानसून में? आप क्लाउड एंड साइड जा सकते हो, वहाँ थोड़े से मेडोज टाइप है, तो वहाँ जॉर्ज पे एवरेस्ट साइड? हाँ वहाँ पे मतलब पत्थर गिरने का डर कम है। भद्राज नहीं? वही मतलब क्लाउड एंड भद्राज वो वाले रूट पे आप कहीं भी देख सकते अभी हो, सेफ सेफेस्ट जगह, लाइक safest। सेफेस्ट थोड़ा इजी भी और थोड़ा मतलब उस साइड कैंपिंग अगर रुकना उस साइड थोड़ा सा कभी कभी लाइक लेपर्ड वगैरह का रहता है, हम्म। तो मैं उसको सेफेस्ट नहीं बोलूंगा। है। सेफेस्ट अगर आपको सेफेस्ट तो द्वारा में भी लेपर्ड आ जाते हैं, कहीं भी आ कहीं भी आ जाते जाते हैं। हैं, कहीं भी Safest पहाड़ है ये तो। हाँ, भाई जब किस्मत खराब होगी तो कहीं भी आजकल देखो ना, जब लेपर्ड आया तो साले रेस कोर्स में Race घूम रहे थे, course। लेपर्ड यहाँ घूम रहे थे केनाल रोड में। सही बात है हाँ। यार तो आप पहाड़ों में घूमते हो, तो पहाड़ों में सबसे ज्यादा लाइक हॉरर एक्सपीरियंस भी बहुत होते अरे हैं। खतरनाक। आपका कोई ऐसा हॉरर कोई एक्सपीरियंस कोई रहा दिखी है? स्त्री चुड़ैल? मतलब मैं इतनी बार कैंपिंग गया हूँ एंड मैंने चाहा है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो, पर नहीं हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसे देख के मुझे वो लोग कांप नेगेटिव जाए। पावर्स पे बिलीव हो जाए। हाँ। मतलब बिलीव मैं करता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में, बट वो एक्सपीरियंस नहीं किया है। लेकिन क्या पता जब मैं है कौरी पास strong में हो था, तुम्हारे। जब मैं कौरी पास में था तो -15 से भी नीचे टेम्परेचर था, एंड हम लोग अपने अपने टेंट्स में नहीं सोए थे। हम 6-7 जने थे, हमने डिसाइड किया कि हम किचन टेंट में सोएंगे, किचन टेंट है। डाइनिंग टेंट में सॉरी। हाँ। तो हमने अपने अपने स्लीपिंग बैग लाए, हमने कहा थोड़ा सा जितने लोग ज़्यादा होंगे उतना ह्यूमिडिटी होगी तो थोड़ा सही रहेगा। सही रहेगा। तो हम लोग सो गए। तो रात के 12-1 बजे मेरे को थोड़ी सी, पता नहीं अब उसको मैं रियल बोल सकता हूँ या नहीं, बट मेरे को ऐसे थोड़ी घुंघरू टाइप की आवाज़ें मेरे कान में थोड़ी ऐसे लग रही थी मुझे।
लेकिन अब मेरे को ये आइडिया नहीं है कि वो रियल थी या नहीं थी, या फिर मे बी मेरे को वहम हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि थोड़ा सा वो एरिया जहाँ पे हमने कैंप करा था वो कैंप साइट जनरली होती नहीं है, बट ऊपर स्नो बहुत ज़्यादा थी, तो नीचे ही ताली, वहाँ पे एक ताली कैंप साइट है, तो वहीं पे हमने कैंप करा था। तो जंगल था, तो मे बी थोड़ा सा क्या पता वहाँ पे कुछ ऐसी पावर्स हों, या फिर मे बी मेरे को ऐसा गलत फहमी लग रही थी। तो एज ए एक्सट्रीम मेरे हेवी साथ एक्सपीरियंस कुछ नहीं नहीं हुआ? हुआ, अभी तक नहीं हुआ। होने वाला होता है जैसे लगता है, तो अरे तुम्हारा और स्ट्रांग होगा भाई, क्या दिक्कत हाँ है? मतलब मैं चाहता हूँ एक्सपीरियंस करना। नहीं, पता है जो चाहता है वो कभी नहीं होता। हाँ अपना होने अपना वाला हो रहा है, जब अपना होगा, होता जब तुम्हारे घर है, कहते हैं कि जब और तुम्हारा ढीला पड़ता है तब तो हो सकता है, बट आप चाहोगे मेरा हो यार, देखना चाहता हूँ, कभी नहीं होगा। नहीं हुआ। मैं इतनी बार नाइट शिफ्ट करके आया, मैं सोचता हूँ रास्ते में कोई दिख जाए, कुछ हो तो जाए। अभी नहीं, और ड्रीम कहाँ और ट्रैवल करना है, कहाँ अभी अभी तुम्हारा तो- जो बचा हुआ है तुम्हारी लिस्ट में चीजें? अभी तो लिस्ट मतलब शुरू ही नहीं हुई है, ये तो अभी हम उत्तराखंड और क्या बात है। अपने उत्तराखंड के आसपास चीजें कश्मीर के एक्सप्लोर बारे कर में कुछ रहे हैं। बताओ, कश्मीर तो खैर खूबसूरत है। कश्मीर बहुत सुंदर है, हाँ, वहाँ पे मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे भी थे, कुछ बुरे भी थे। तो आजकल मैंने देखा है लोग सोशल मीडिया पे ऐसा बोलते हैं कि कश्मीर बहुत सेफ है, बहुत ये है वो है, बट जब मैं गया तो मेरे साथ चीज़ें थोड़ी सी अच्छी भी हुई हैं, लोग काफ़ी अच्छे भी मिले, और कुछ चीज़ें थोड़ी सी स्कैरी भी थी। मैं यहाँ से सोलो गया था, हाँ, सोलो सोलो गया था उस दिन, लैंडस्लाइड हो गई थी, तो जम्मू से आगे गाड़ियाँ जाने नहीं दे रहे थे। हाँ। फॉर्चुनेटली मेरी गाड़ी में एक, बाइक से गए थे अपनी? नहीं बस से गया था, अच्छा। जम्मू से एक शेयरिंग कैब से जा रहा था मैं। तो मेरी जो शेयरिंग कैब थी उसमें एक पुलिस ऑफिसर बैठे थे, मुझे नहीं पता था वो पुलिस ऑफिसर है, तो उनकी पोस्टिंग कश्मीर साइड ही थी। तो ऐसे ही हम ब्रेकफास्ट करने रुके, तो उन्होंने मेरे से बात करी, आप क्या करते हो? मैं वीडियो बना रहा था, मैं व्लॉग कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि अच्छा वीडियोस बनाते हो। मैंने ड्रोन उड़ा दिया वहाँ जम्मू में, तो वो बोले कि ड्रोन लाए हो आप यहाँ? मैंने कहा हाँ। तो मेरे को इतना मतलब उस टाइम पे भी मैं वो नहीं था कि क्या है, मतलब ड्रोन जहाँ पे ऐसा एरिया होगा वहाँ नहीं उड़ाऊंगा बॉर्डर पे, लेकिन यहाँ तो उड़ा सकता हूँ, जम्मू में हूँ अभी तो मैं। तो उन्होंने बोला कि कश्मीर में मत उड़ाना आप, ये कि आपको अंदर कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, नहीं उड़ाऊंगा, बट मेरे को था कि मेरे को कंपनी का कंटेंट भी शूट करना था, तो लेके तो जाना ही था, उड़ाऊँ ना उड़ाऊँ वो बात की बात होती है। तो मैं ब्रेकफास्ट उनके साथ किया, फिर उन्होंने मुझे बताया कि अब 15 अगस्त का टाइम है, तो थोड़ा आप ना बच के रहना कि आप अकेले हो। तो मैं डर गया, पुलिस वाला ये बात बोल रहा है, तो मतलब मैं ऐसा हो गया भाई कि मैं कहाँ जा रहा हूँ ऐसा। एंड उसके बाद रास्ते में लैंडस्लाइड हो रही थी, तो हमारी गाड़ी को जाने दिया, क्योंकि वो थे, उनकी मदर बीमार थी, तो वो अपना कार्ड दिखा रहे थे, तो उनको जाने दिया। तो हम भी उन्हीं के भरोसे चले गए आगे आगे। अब आगे आगे गए, अब रास्ते में कहीं कहीं लैंडस्लाइड थी, वहाँ रुक रहे थे, तो बातचीत कर रहे थे। तो फिर रात को पहुँचते पहुँचते मैं 10 बज गए। 10 बजे के बाद टूरिस्ट की एंट्री अलाउड नहीं है श्रीनगर में ना, 10 बजे के बाद आप एंटर नहीं कर सकते। अब 10:30 बज गए थे, हम श्रीनगर पहुँचे ही नहीं थे। एंड मेरे जो गाड़ी में जो ड्राइवर थे वो बहुत अच्छे थे, मेरे पीछे 2 लोग और थे एंड एक पुलिस ऑफिसर थे, तो वो लोग अपना कश्मीरी में बात कर रहे थे। अब मुझे आइडिया नहीं क्या बात कर रहे हैं। तो आगे रुके, पुलिस वाले ने गाड़ी रोक दी, तो उन्होंने बोला, मेरे को देखा, वो समझ गए ये कोई आउटसाइडर है, तो उन्होंने मेरे से कश्मीरी बोली। अब मैं यूँ देख रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। और पीछे से वो जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने कश्मीरी भाषा में बोला कि ये मेरे बेटे का दोस्त है, मैं इसको अपने घर ले जा रहा हूँ। अच्छा। अब फिर उन्होंने उनको कुछ रिप्लाई दिया और गाड़ी जाने दी। अब वो आगे गए, अब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या बोल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि वो ये पूछ रहे थे कि ये कहाँ जा रहा है, कि टूरिस्ट तो अलाउड नहीं है। तो मैंने उनको ये बोला कि ये मेरे बेटे का दोस्त है। तो मैं उस टाइम बहुत डर गया, मतलब मेरे को ऐसा हो गया कि भाई अब इन्होंने ये बोल के अंदर तो एंट्री ले ली है, अब क्या ये बात जो इन्होंने बोली है इसका क्या मतलब है। मतलब 2 थॉट आए, या तो ये अच्छा इंसान है जो मेरे को ऐसे सेफली पहुंचाना चाह रहा है, या मैं कहीं गलत जगह ना फंस गया हूँ, क्योंकि एक माइंडसेट हो जाता है। और उस टाइम पे हम वो पुलवामा वाले हाईवे पे थे जहाँ पे वो अटैक वगैरह हुआ था, तो वो मेरे को बता रहे कि यहाँ पे हुआ था ये वो। मैं उस टाइम पे ऐसे बैठा हूँ, बस मन में हनुमान चालीसा चल रही है, भगवान मुझे बस पहुँचा दो। मैंने ड्राइवर को बोला, ड्राइवर ने देख लिया था कि मेरी फट चुकी है, कि इसके तोते उड़ चुके हैं और ये डर रहा है। भाई कुछ तो हरामी होते हैं, जब पता चलता है तो कोई और को डरा दे, किसी नीयत खराब हो, कुछ क्या है फंसा दे, लूटवा दे, बहुत चीजें करते हैं। मेरे पे कैमरा है, ड्रोन है, मतलब 1-1.5 लाख का सामान है, फोन है, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था भाई अगर ये ले लिया मैं तो वो तो कोई भी तुम्हारे पास आता है, अगर झूठा भी आता ना, तुम्हें कुछ भी बोल देता मैं कर दूं, तो तुम दे देते भाई, दे देता। लो भाई। सही बात फिर है। उसके बाद क्या हुआ? तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला ड्राइवर ने
कि मैंने कहा भैया मुझे पहुँचा दोगे यार कितने बजे तक? मेरी आवाज़ ऐसी होगी। उसने बोला भैया टेंशन ना लो आप, आपको सुबह मैंने उठाया है, मैंने आपको बोला है ना आपको श्रीनगर में पहुँचाऊँगा तो मैं पहुँचाऊँगा। अब उन्होंने मेरे लिए होटल अरेंज कराया लाल चौक पे। उन्होंने कॉल करी, उन्होंने बोला कि एक ऐसे ऐसे है, उसको होटल चाहिए। तो उन्होंने मेरे को बोला मैं होटल भी करवा दिया है। तो अभी भी मेरे को डर लग रहा था, है ना, कि भाई अब ये अपनी मर्जी से करवा रहे हैं। वो मेरे को बोल रहे कि होटल नहीं मिलेंगे तुम्हें कहीं। थॉट्स आते हैं यार, ट्रैवलिंग में यही होता है, आप इतना इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। नहीं कर पाते। तो मैं होटल पहुंचा। अब होटल भी थोड़ा सा अलग था, पुराने टाइप का। तो मैं वहाँ की दीवारें देख रहा हूँ। अब मैं फटाफट अपने घर पे पहुंचा, मैंने दोस्त को लोकेशन भेजी अपने। मैंने कहा भाई मैं यहाँ हूँ, अभी थोड़ा सा उनसे फील हो रहा है, बस छोड़ दी। मैंने कहा गेट वगैरह लॉक करे अच्छे से। देखा सामने लाल चौक, मैंने कहा लाल चौक तो वैसे ही फेमस है। और भाई बस सो गया मैं उस दिन जैसे तैसे। सुबह उठा, फिर डल लेक वगैरह घूमा, फिर मेरे को आगे सोनमर्ग साइड जाना था जहाँ मेरी टीम रहती है। तो फिर मैं वहाँ गया। लेकिन मतलब वो एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत डरावना था। लोग अच्छे थे, लेकिन जब हम आए तो कुछ ड्राइवर्स ऐसे भी मिले जो थोड़ा सा उल्टे सवाल कर रहे थे, लाइक मोदी, ये सब चीज़ें होती है वो चीज़ आज भी। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा वहाँ सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोग आपसे ज़बरदस्ती ऐसी बातें करते हैं। हाँ, वो ये हर जगह पे अच्छे बुरे इंसान है, चाहे आप देहरादून ले लो या कश्मीर ले लो। यहाँ भी आपको कुछ बुरे इंसान मिलेंगे जो आपसे कहीं जाओगे तो मस्ती लेंगे ज़बरदस्ती या पोक करेंगे। वो हर जगह है। तो उस पॉइंट पे थोड़ा बहुत ऐसा रहा। एक शॉप पे मैं गया शैम्पू लेने, उन्होंने मुझे शैम्पू ही नहीं दिया। शैम्पू पीछे पड़ा है, बोले नहीं है। उन्होंने मुझे देखा, बोला नहीं है, ऐसे करके। तो मेरे लिए बहुत ऐसा था, मैंने कहा यार मतलब ऐसा भी क्या हो गया है कि शैम्पू ही नहीं दे रहे हैं। तो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस ऐसे बीच बीच में मतलब मेरे को लगे। बाकी कुछ लोग बहुत अच्छे मिले जिन्होंने मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करा। एंड जो हमारे ट्रैक पे जो वहाँ पे एज अ हेल्पिंग जो आते हैं लोकल कश्मीरी, उसमें एक बंदा था भाई, वो एक एक बंदे को सर्व कर रहा था। तो बहुत वेलकमिंग लोग भी थे। तो उन्हें देख के बहुत ज़्यादा दिल भी खुश हुआ कि भाई ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी कश्मीर में। 2 ट्रैक करे मैंने वहाँ, तारसर मारसर 7 दिन का, और 7 दिन का कश्मीर ग्रेट लेक्स। 15-16 दिन लगा गए। 20 दिन, 1-2 दिन रेस्ट भी करा बीच में। ठंडा था उस टाइम? उस टाइम पे ज़्यादा नहीं था, गर्मी थी थोड़ी सी, लेकिन ट्रैक्स पे ऊपर था। लेकिन अगर आपको इंडिया में ट्रैक करने हो तो एक बार कश्मीर के ट्रैक करना, आउट ऑफ द वर्ल्ड वाले ट्रैक हैं। मतलब इतने एक्सट्रीम लैंडस्केप्स शायद, मतलब मैं बोलूँगा कि और कहीं तो मैंने अभी तक नहीं देखे हैं। मतलब ग्लेशियर से लेकर, हम ग्लेशियर के पानी में नहाए ऊपर, वहाँ पे गंगबल लेक है। तो बाकी लेक्स में अलाउड नहीं है, लेकिन गंगबल थोड़ा सा सेफ है तो वहाँ नहाने देते हैं। अच्छा। तो आखिरी दिन था और मेरे पुणे के कुछ दोस्त बन गए थे। वो 12 लोग आए थे एक साथ। क्या बात है, ये बड़ी अच्छी बात होती है ना। आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे सोलो करो चाहे अपने दोस्तों के साथ करो, आपको नए नए लोगों को मिलना, उन्हें जानना, और दोस्ती, जो वो दोस्ती होती है बड़ी बढ़िया दोस्ती है। और वो बहुत रैंडम होती है और बिना किसी लालच के होती है। अब हम किसी से आज के टाइम पे मिलते हैं तो वो बंदा थोड़ा अरे फॉलोअर है, मतलब मेरे को वो चीज़ नहीं लगती फॉलोअर है, बट सामने वाला मुझे ऐसे रियलाइज करवा देता है। एंड अब इस साल थोड़ा ज़्यादा हो गया कि इस साल मेरे एक्सपीरियंसेस फ्रेंडशिप और इन चीज़ों में बहुत बेकार रहे हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मिल रहे हैं मतलबी टाइप। अब तो मतलब जो पुराने दोस्त बन गए ना आपके, वो ही है, अब तो और नहीं बना सकते, नहीं बना सकते वो चीज़। तो अपनी ऑडियंस को एंगेज कैसे रखते हो अपने पोस्ट से एंड ऑल, अपने कंटेंट से? मतलब सबसे पहले आपको समझना है कि आपका जो पेज है वो लोग क्यों देख रहे हैं। तो जैसे मेरा पेज है द गाय फ्रॉम देहरादून। ये नाम कैसे, लाइक द गाय फ्रॉम देहरादून? ये पहले मेरा अपना नाम था, ऐसे पुनीत मल्होत्रा व्लॉग्स करके मेरा था इंस्टाग्राम पे। तो फिर मैं एक वो है इंस्टाग्राम और यूट्यूबर है वॉन्डर विद स्काई, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। मतलब बहुत डाई हार्ड फैन हूँ मैं उनका। तो मैंने देखा कि यार इन्होंने भी कुछ मतलब ऐसा रखा है वॉन्डर विद स्काई, उनका नाम आकाश है तो उन्होंने स्काई रखा है ऐसा कुछ। तो मैंने सोचा कि मे बी नाम बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है कि आपके पेज पे लोग फॉलो करें, है ना, अट्रैक्ट करता है। अब व्लॉग्स ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई थी। तो मेरे दिमाग में आया कि रखना है तो देहरादून से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ मैं रहूँगा और यहाँ का कंटेंट मैं बनाता रहूँगा, चाहे ट्रैवल मेरा बंद हो जाए, कुछ हो जाए, एट द एंड मेरे पे देहरादून है मेरे पास, जहाँ बहुत कुछ है दिखाने के लिए। तो मैंने सोचा कि उस टाइम पे मैं इतना ट्रैवल भी नहीं करता था कि मैं कुछ और रखता। तो मैंने सोचा सिंपली अपने देहरादून से रिलेटेड रखता हूँ, द गाय फ्रॉम देहरादून। तो वो नाम वहीं से आया। एंड फिर ऐसे ही मैं और मेरा एक फ्रेंड है हितेश जो हल्द्वानी से, हम ट्रैक कर रहे थे जोड़ी के तुम दोनों की। हम वहाँ पे थे
कुमाऊं में कोई ट्रैक कर रहे थे हम, मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे उसने मेरे को बोला कि यार मैं क्या करूँ यार, मैंने उसको बोला तू इंस्टा कर यार, तो वो भी यूट्यूब करता था। तो उसको मैंने बोला कि भाई तू कर इंस्टा, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने कहा यूट्यूब अभी गैप दे दे, वैसे 200-300 व्यूज़ आ रहे हैं, क्या करेगा, छोड़ दे, इंस्टा कर तू। मैंने उसने बोला कि नाम क्या रखूँ, तो मैंने उसे 2-3 ऑप्शन दिए। तो मैंने कहा एक काम कर, मेरा देहरादून है, तू हल्द्वानी रख। मैंने, हम दोस्त भी हैं। एक और है ऋषिकेश में, है guy from ऋषिकेश। अब तो बहुत है, द गाय फ्रॉम अल्मोड़ा, इंडिया, उत्तराखंड, कॉपी बनारस, सब मार रहे हैं। अब बहुत ज्यादा। अब गर्ल तो फ्रॉम उत्तराखंड भी है, हाँ। गर्ल फ्रॉम देहरादून, ऐसे ऐसे हैं। अब तो बहुत इन इन 3 लॉन्डो की जोड़ी है, एक सोल ट्रेल्स, सौरभ, एक गाय फ्रॉम हल्द्वानी, और एक ये तीनों साथ में जाते हैं जहाँ जाते हैं। हम हो गए, ट्रैवल बग हो गया। ट्रैवल बग हो यार गया। एक मुझे वो बहुत बंदा पसंद है, उसका नाम क्या है वो, मैं कहता हूँ वो भाई असली इन्फ्लुएंसर जिसे कहते हैं, कौन? चेरी सिंह। चेरी सिंह। अरे यार क्या बंदा है यार। नमस्ते दोस्तों। भाई बड़ा फैन हूँ भाई मैं आपका। उनको मैं फॉलो करता हूँ, जब उनके 70K थे ना हाँ। तब, क्योंकि मतलब वो इतना एक्सट्रीम करते थे, ओ यार ऐसा लगता था कि भाई हम- ये है, ये है बंदा यार, वो है तगड़ा बंदा। मतलब कोई कॉपी नहीं कर सकता नहीं उसको। नहीं कर सकता यार, ऐसा कंटेंट है ऐसा कंटेंट है, लाइक अलग ही बंदा है। वो, मतलब उनको हम कंटेंट क्रिएटर नहीं, उनको आर्टिस्ट बोलो। आर्टिस्ट यार, वो आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट है। कंटेंट क्रिएटर तो हम हैं हाँ, कि हम लोग भाई एक बेसिक कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन वो लोग जो कर रहे हैं वो बहुत एक्सट्रीम वो है तो भाई। बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है चेरी सिंह। तो यार एक और क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे एक आम ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर कितने पैसे तक कमा सकता है, और कैसे कमाते हो, लाइक तुम कैसे कमाते हो, मतलब मैं आपको बताऊं तो, और कितना कमाते हो? जैसे अगर हम किसी को नॉर्मली बोलते हैं, जैसे कोई पूछता है आप क्या काम करते हो, बोलते हैं इंस्टा पे पेज है हमारा, तो उसको लगता है कि क्या ही कमाता होगा। मतलब मैं अपनी बात करूं या किसी इन्फ्लुएंसर की बात करूं, अगर कोई इन्फ्लुएंसर, अगर आप आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स के चार्जेस सुनोगे जो उन्हें ब्रांड्स देती है, तो आप बहुत ज़्यादा हिल जाओगे। क्योंकि जब मैं एक फ्लिपकार्ट का शूट था दार्जिलिंग में, तब मैं गया था जनवरी में, तो वहाँ मैं उनसे मिला था, अभिषेक जम्वाल जो अभिषेक बहुत अच्छे जम्वाल, क्रिएटर हैं, है ना, हिमाचल का है वो। उनसे मिला था, तो वो भी आए थे। तो उन्होंने मुझे चीज़ें बताई, तो मेरे को भी पहले नहीं लगता था कि कोई ब्रांड इतना पैसा देगी, इतने लाखों रुपए देगी, लेकिन उन्होंने जब मुझे बताया रियलिटी, तो मतलब मेरे को पता चला भाई कि क्या वैल्यू है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ देहरादून में इतना ज़्यादा इन चीज़ों का भी नहीं है, मतलब ना ही कोई इतना पैसा देता है ना कोई मांगता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को लगता है कि कौन ही देगा यार इतना पैसा। लेकिन जब आप थोड़ा सा बाहर देखोगे, तो जो क्रिएटर आज के टाइम पे, अगर मैं बोलूँ 5 लाख फॉलोअर्स पे बैठा है, तो उसका एक रील का जो चार्ज, अगर वो ट्रैवल फील्ड से है, 1.5 से 2 लाख रुपए होगा एक रील का। ये तो मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए कम बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा ही होगा। ठीक है। तो इतना ज़्यादा आज के टाइम पे वैल्यू है, और ब्रांड देता भी है, आपको कन्वेंस करना आना चाहिए। आपकी जेब में पैसा है, मुझे निकालने का बस एक वो चाहिए कि मेरे अंदर क्या स्ट्रैटेजी है, मैं आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर पाऊँ कि भाई आप मुझे ये ब्रांड दो और मैं उसे करूँगा, है ना। तो वो वाला पॉइंट है। और मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को सॉन्ग प्रमोशंस भी आते हैं। अगर मैं कोई सिनेमैटिक वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके पीछे जो सॉन्ग लगा है उसके भी पैसे मिलते हैं। अच्छा। आपको एजेंसीज 10-15 हज़ार रुपये सिर्फ एक रील बनाने के देती है कि इस सॉन्ग पे आप रील बना दो। अच्छा। अकॉर्डिंग टू योर एंगेजमेंट और व्यूज कितना आते हैं, कितने आते हैं उसके अकॉर्डिंग दे। स्टार्टिंग पे मैंने 800 रुपये भी लिए हैं, और कभी मैंने ज़्यादा भी लिए हैं। राइट। तो एक तो वो हो गया, इंस्टाग्राम पे आप सॉन्ग प्रमोशन के थ्रू कमाते हो। बाकी ब्रांड होगी, जैसे आप कैसी ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करते हो, तो जो एक इन्फ्लुएंसर होगा जो अपने आप को लॉन्ग टर्म में देखता है, तो जनरली लोकल चीज़ों में कोलैबोरेट नहीं करेगा, अगर आप देखोगे तो। क्योंकि अगर वो वाली ऑडियंस या फिर वो वाली एंगेजमेंट हो गई, तो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी दिक्कत देती है आपको। तो जितने भी देखोगे आप, जितनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, तो वो अच्छा पे करती है एक इन्फ्लुएंसर को। बाकी ये स्टोरी प्रमोशंस, ये सारी चीज़ें, ये तो चलता रहता है। तो लाइक आप ब्रांड्स को कैसे रीच आउट करते हो? एक तो हो गया, चलो ब्रांड आपके पास आ रहे हैं, आप देख रहे हो कि हाँ ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको, क्योंकि यार वाइस वर्सा दोनों चीज़ें होती हैं, मान लो कभी ब्रांड्स नहीं आ रहे हैं, तो यार आप खुद भी चाहोगे कि मैं खुद जाके अप्रोच करूँ, तो तब आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है? मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि अभी तक मैंने किसी ब्रांड को सामने से मैसेज नहीं किया कोलैबोरेशन के लिए। तब किया है जैसे मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, जैसे मैं नैनीताल गया, तो मैंने वहाँ के 10 बढ़िया बढ़िया रिजॉर्ट्स देखे, मैंने उनको मैसेज कर दिया कि मैं आ रहा हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कोलैबोरेशन के लिए तो हम कर सकते हैं, आप मेरा स्टे, फूड, ये सब चीज़ें वो करो।
तो मेरा खर्चा बच गया ना उसमें। हाँ। मैं तो सिर्फ जा रहा हूँ, जा रहा मैं घूम के आऊंगा, बढ़िया खा पी के आऊंगा, रह के आऊंगा, मेरा कोलैबोरेशन हो गया, कंटेंट मिलेगा। कंटेंट भी हो गया। हाँ। तो ऐसे मैंने करा है। लेकिन किसी ब्रांड से सामने से आप मैसेज करोगे तो बहुत कम चांस है कि कोई ब्रांड आपको रिप्लाई करे। रिप्लाई करेगा एग्जैक्टली। हो सकता है कि किसी ब्रांड की नज़र में आप आ जाओ और आप उसके लिए बहुत सही इंसान हो तो वो कर देगी। बट जितना मैंने देखा है, जितना ऑब्जर्व करा है, तो आपको जो ब्रांड आएगी वो एजेंसीज के थ्रू ही आएंगी। एंड वो एजेंसीज मेनली दिल्ली, मुंबई, इन जगहों की होती है जो आपको अच्छे पैसे दिलवाएंगी और उनका कुछ उसमें कमीशन रहता है अपना, वो हमें नहीं पता चलता। तो यार जैसे बड़े बड़े चैलेंजेस भी आते होंगे आपके पास लाइक कंटेंट ट्रैवल में, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? देखो, सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो फाइनेंशियल चैलेंज होता है राइट, है ना। अब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपने एक ट्रिप का बजट बनाया, लेकिन आपको नहीं पता अब उसमें क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब मैं आदि कैलाश जब जा रहा था तो मैंने सोचा कि 10 से 12 हज़ार रुपये, मुझे पता है इतना खर्चा आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों पे बाइक भी कोई ऐसी सुपर बाइक नहीं है, एक्सपल्स है, बहुत डिसेंट पेट्रोल लेती है, और हम लोगों के खर्चे भी ऐसे नहीं है कि कहीं बढ़िया जगह रुकना है, हम तो होम स्टे में रुकने वाले लोग हैं। तो मेरे को था कि इतने में हो जाएगा। अब गाड़ी सर्विस पे दी, वहाँ 10-12 हज़ार रुपये का खर्चा आ गया, सब चीज़ें चेंज हुई, करवानी भी ज़रूरी है, केवल सर्विसिंग में। अच्छा। तो वहाँ मतलब उसमें इतनी सारी बाइक में चेंजेस हो गए कि टायर चेंज कराया, ये वो, तो 10-12 हज़ार रुपये खर्चा आ गया। तो फिर पता चला कि यार मतलब अब भाई वो भी ऑब्वियस है, जब आप कोई गाड़ी लेके जा रहे हो यार, कुछ भी हो सकता है, कुछ इंजन है भी, भाई, मशीन है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, मतलब वो आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, रहना पड़ता है। या तो मतलब आपको इतना बजट लेके चलना पड़ेगा कि आप वो चीज़ कर पाओ। तो मैं स्पीति गया था बाइक क्या पे, स्पीति भाई गए हो? हाँ। तो मैं जब यहाँ से गया था तो मैंने टायर चेंज करवाया था उससे पहले। अब उसने टायर चेंज करा और रिम मुड़ गया था उसका। कौन सी बाइक लेके थे? पल्स? एक्सपल्स। अच्छा, हाँ यार। और रिम बेंड हो गया था। हाँ। मुझे नहीं पता, हम विकास नगर पहुंचे तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई तेरा टायर तो बबल कर रहा है। अब भाई देखा तो रिम ही बैंड है, मैं बैंड रिम में ही स्पीति ले गया। अरे मैंने शिमला में ट्राई करा, नहीं मिला, हाँ। टायर यूं हो रहा था। मैंने कहा महादेव देख लेंगे, 10,000 रुपये कैश रख लिए थे, गाड़ी टो करा दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको फाइनेंशियली थोड़ा बहुत सोच के चलना पड़ेगा कि मतलब ऐसे नहीं सोच सकते हो आप भाई जेब में 5,000 है तो 5,000 नहीं यार, बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, दिक्कत आ सकती है ये तो है ना। तो यार जैसे इसमें बजट का भी इशू, जैसे आपने बोला, बहुत से लोग हैं ट्रैवल करना चाहते हैं, शौक होता है ऑब्वियस है, किसी ने तो ट्रैवल करना शौक, बट बजट नहीं होता है। तो कम से कम बजट में ऐसा क्या प्लान करो और आप घूम के भी आ जाओ और आपका ट्रैवल भी हो जाए, तो कैसे प्लान कर सकते हो? तो मुझे लगता है ना कि सबसे पहले इंसान को अपने आप को एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। हाँ भाई, जमीन पे सोना पड़ेगा, जमीन पे सोना पड़ेगा। हम लोग उस माइंडसेट से जाते हैं कि हम पे टेंट है, सड़क पे सोना पड़ेगा तो सड़क पे सोएंगे, अच्छा होटल लेना पड़ेगा तो अच्छे होटल में रुकेंगे, मतलब दोनों उसमें हम कंफर्टेबल रहते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ट्रैवल स्टार्ट करना है तो मेरे हिसाब से अपने आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। जब मैंने स्टार्ट करा देहरादून, आसपास कैंपिंग करी, तब जाके मैं बड़े ट्रैक्स पे इजीली कर पाया। अगर मैं सीधा बड़े ट्रैक पे चला जाता तो नहीं हो पाता। और बात रही बजट की, तो मेरे को लगता है कि जैसे लोकल ट्रांसपोर्टेशन है वो सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। अगर आपको यहाँ से रुद्रनाथ जाना है तो आप यहाँ से ऋषिकेश गए, 100 रुपये की टैक्सी, वहाँ से आगे आप जाओगे आपका गोपेश्वर, 400-500 रुपये टैक्सी वाला लेगा गोपेश्वर के। गोपेश्वर से 3 किलोमीटर आगे शेयरिंग कैब, ट्रैकर जो होते हैं, है ना, ट्रैकर। इसके लिए भी तो वो अपने आपको ढालना पड़ेगा। मज़ा तो इसमें भी वैसे ऐसी बात नहीं है। मतलब मैंने जब कश्मीर में मैं ट्रैकर में घूम रहा था ना, जैसे हमारे यहाँ पे चलते हैं उत्तराखंड में ट्रैकर, वैसे कश्मीर में भी चलते हैं, तो मैं वैसे गया था सोनभद्र, कहीं 20 रुपये, कहीं 25 रुपये। तो मैं उन लोगों के बीच बैठा हूँ तो मेरे को भाई उनकी बातें सुनी, वो लोग मेरे को कैसा ऑब्जर्व कर रहे हैं मैंने देखा, उनके रिएक्शंस थोड़े बहुत थे अलग, इतना नहीं, मतलब उन्होंने ऐसा अनकंफर्टेबल फील नहीं कराया मुझे, बट थोड़ा बहुत पता चलता है आपको कि यहाँ के लोग कैसे हैं। लोगों ने मेरे से सवाल करे कहाँ से हो आप, ये वो, मतलब लोगों को बहुत अच्छा लगता है वहाँ के लोगों को ना इंटरेक्शन करने में। तो वो मोमेंट था। बाकी जब आप बजट बना रहे हो तो मेरे को लगता है कि अगर आपकी जेब में 3 से 4 हज़ार रुपये है ना, तो आप 2-3 दिन का बढ़िया ट्रिप कर सकते हो। अच्छा, आपको बस 3-4 हज़ार में 3-4 हज़ार में आराम से, पर वो ये थोड़े अपने कंफर्ट जोन हटाना पड़ेगा और आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। आप मतलब जैसे अब हम लोग जाते हैं कैमरा लेके ये वो, तो हमें ये है भाई कैमरा भी चार्ज करना है, ड्रोन भी चार्ज करना है, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले मेरे पे सिर्फ फ़ोन होता था और मैं मतलब बाइक से जा रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ तो मेरे को कुछ मतलब नहीं है, लाइट मिले ना मिले, मैं मतलब ईजिली कर लेता था। लेकिन अब चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई, अब कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान रहता है, तो ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी देनी पड़ती है।
तो मैंने ऐसी ट्रिप भी करी है 4,000 के अंदर। जैसे मैं यहाँ से हर्षिल चला गया था, बाइक पे गया था, 4,000 में गया, रहा, अच्छा। खाया पिया अकेले और आ गया। कितने दिन का था वो मेरा? पहले दिन मैं पहुंचा था, दूसरे दिन मैंने एक्सप्लोर करा था और तीसरे दिन मैं वापस आ गया था। 3-4 हज़ार रुपये लगे थे टोटल। मेरे को इजीली वहाँ पे 600-700 का रूम मिल गया था, क्योंकि मैं ऑफ सीजन में गया था। हाँ। तो ऐसे सोचो आप कि भाई यहाँ पे अभी ऑफ सीजन है, यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे बजट अभी मतलब यहाँ पे भी डिमांड कम है, तो यहाँ आपको 500-600 रुपये का रूम मिल जाएगा। स्पीति जाते हुए हमने 400 रुपये का रूम लिया है। तो आपको मतलब थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। आप किसी मेन जगह पे ना रुक के, हर्षिल जा रहे हो, हर्षिल ना रुक के आप धराली रुक जाओ। धराली में थोड़ी वैल्यू वैसी है, मतलब कम है, क्योंकि हर्षिल एकदम मेन मतलब विलेज टाइप में है, धराली थोड़ा 1 किलोमीटर बाहर है। तो ऐसे चीज़ें प्लान करो कि आपको पता चले कि भाई यहाँ पे ये चीज़ सस्ती है। होम स्टेज है, अंदर गाँव में जाओगे तो आपको होम स्टेज मिल जाएंगे, तो वहाँ पे कोई 300-400 रुपये पर बेड भी दे देता है। तो आपको बात करनी आनी चाहिए। वैसे भी होते हैं वो जैसे डोमेट्री टाइप होती है। हाँ, बंक स्टेज, वो भी अब हर जगह पे वो चीज़ें हैं। हॉस्टल्स है। तो उसके ऋषिकेश में जैसे देखो आप 300-400 रुपये चार्ज है, तो इतना तो डिसेंट है ना। अगर आप 2 दिन के लिए भी आते हो, आपका 800 रुपये बेड का चार्ज हो गया। अगर आप में दिमाग है, सुबह से शाम घूमना होता है, रात को सोने तो जाना होता है। वही, अगर आप में दिमाग है तो आप देख लोगे कि भाई कहीं पे लंगर हो रहा है। अगर आप बहुत एक्सट्रीम ट्रैवल करना है, अगर आप महीने भर के लिए निकले हो, कहीं लंगर खा लो, कुछ कर लो, मतलब बहुत ऑप्शंस है आपके पास। अगर आप अपने दिमाग से चलो ना, मतलब मैं तो ये चीज़ मानता हूँ कि अगर जिस दिन आपको खुल के घूमना है, तो उस दिन आपको जेब को थोड़ा टाइट करके चलना गाइड पड़ेगा। करना चलना पड़ेगा। खर्चे ये तो पालने है। पड़ेंगे। यार जैसे आपने खूब ट्रैक्स करे हैं, अलग अलग जगहों पे करे हैं और बहुत लंबे लंबे भी ट्रैक्स करे हैं, तो कभी कुछ ऐसा मेडिकल इशू आपके साथ हुआ है? मतलब जब मैंने विंटर्स में ट्रैक्स करे थे, तो मेरे जो पैर के दोनों थंब हैं, उनके नेल्स ब्लैक होने लग गए थे। एंड अब वो थोड़े से क्या मतलब उखड़ होने लगे लगे थे? नेल्स ब्लैक। अच्छा। वो शायद खून जम जाता है इस वजह से, ऐसा कुछ। हाँ। बट मैंने रिसर्च करा था तो कुछ ऐसा सीरियस नहीं था, बट अब वो थोड़ा थोड़ा हील हो रहा है। ये तो मतलब बहुत बेसिक चीज़ है जो विंटर ट्रैक्स में आप फेस करोगे, क्योंकि जब आप एक महीने में 2-2 विंटर ट्रैक करते हो एक हफ्ते के, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो देंगे कुछ। अच्छा। और बाकी मेरे साथ तो नहीं हुआ था, बट मेरे एक फ्रेंड था जो हितेश है, द गाय फ्रॉम हल्द्वानी। तो वो, मैं और हमारी 2 और फ्रेंड्स, हम लोग लद्दाख थे। हम लोग यहाँ से फ़्लाइट से गए थे। एक दिन हमने अपनी बॉडी को थोड़ा सा एक्लिमेटाइज करने के लिए टाइम दिया। अगले दिन हमने बाइक रेंट करी और हम लोग घूमने निकल गए। तो क्या हुआ कि उसने थोड़ी सी मतलब लापरवाही कर ली थी कि उसने जैकेट वगैरह अच्छे से नहीं डाली थी बाइक चलाते हुए, थोड़ा सा कि थोड़ा कंफर्टेबल रहने के लिए। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, उसको ठंड लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो हम पहले गए सोमुरी लेक, वहाँ से अब हम लोग गए आपका पैंगोंग। तो जब हम पैंगोंग पहुँचे, सब सही था, रात को खाना खा के सोए। अब सुबह 4 बजे एकदम से गेट नॉक होता है कि उसको ब्लड वाली वॉमिटिंग हो रही है। Oh shit. तो उस पॉइंट पे, वहाँ पे पैंगोंग में क्या है कि वहाँ सिर्फ BSNL चलता है, लेकिन एक पॉइंट है वहाँ BSNL भी नहीं चलता है। तो हम उस विलेज में थे, मेराक था उस विलेज के नाम शायद से। तो जो हमारा स्टे था वो बहुत अच्छा था। लकीली हमें बहुत एक लग्जरी टाइप का स्टे मिल गया था, जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर ये सारी फैसिलिटीज़ थी। तो अब 4 बज रहे थे, तो अब हम क्या कर सकते थे? रिसेप्शन पे भी कोई नहीं था, कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद सुबह 6 बजे तो रिसेप्शन वाले आए, उन्होंने फिर लोकल डॉक्टर आई एक, उन्होंने चेक करा तो उनका ऑक्सीजन लेवल 60 के आसपास आ गया था। अच्छा। जब ऑक्सीजन लेवल नीचे आता है तो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब जहाँ 55-50 है तो हार्ट अटैक आ जाता है, उसका 60-66 के ऐसा हो रहा था। ऑक्सीजन लगाई, थोड़ा सा 70 तक आया, तो उन्होंने बोल दिया कि इसके ना मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको मतलब बाइक से नहीं जा सकता भी है। तो हमने एक गाड़ी करवाई, उसमें हमने बाइक को टो करवाया, एक बाइक को, और उसमें मेरा दोस्त और हमारी एक फ्रेंड, वो दोनों ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के गए। नियर बाय में एक हॉस्पिटल है 20-30 किलोमीटर के आसपास, लेकिन वो बहुत बेसिक फर्स्ट एड देते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने एक नया मतलब वो करा, स्कैन वगैरह करा उसका, तो पता चला कि उसके लंग्स में पानी भर चुका है। अरे यार। और मतलब ऑक्सीजन लेवल भी उठ नहीं रहा था, क्योंकि हम बहुत हाई एल्टीट्यूड में थे। तो फिर वहाँ से मेरे को उन्होंने बोल दिया था कि आप लोग अपना चले जाओ, क्योंकि एक पास पड़ता है जहाँ पे शायद 2-3 बजे के बाद बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है और ऑक्सीजन लेवल और कम हो जाता है। तो गाड़ी वाले ने बोला आप दोनों चले जाओ, साथ में मत चलो, क्योंकि हम तो आराम से आएंगे, क्योंकि बाइक भी है और मतलब हॉस्पिटल रुक रुक के आ रहे थे वो लोग। तो वो लोग मतलब हर हॉस्पिटल में चेकअप करवाते हुए आ रहे थे, एंड हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था।
अब हम 2 जने मतलब ले सिटी पहुंच गए थे शाम को 5 बजे। अब 7 बजे तक कोई कांटेक्ट नहीं था, उसके बाद हमें कॉल आया तो उन्होंने हमें बताया कि इस हॉस्पिटल में रेफ़र करा है तो यहाँ पे आ जाओ। फिर हम वो हॉस्पिटल में गए तो वहाँ उसको एडमिट करा एंड उसके लंग्स में पानी भर गया था, फिर उसका ऑक्सीजन लेवल ऊपर नहीं आ रहा था। तो मतलब उन्होंने बोला कि रात भर ट्रीटमेंट चलेगा, सुबह तक ऑक्सीजन लेवल इतना आ जाएगा कि ये यहाँ से वापस जा सकते हैं। तो अब हम लोग प्लान करके गए थे 6-7 दिन का ट्रिप और तीसरे चौथे दिन ही ऐसा हो गया। तो हम लोगों ने क्या करा, फिर रात को ही फ़्लाइट्स की टिकटें बुक करवाई और अगले दिन ही हम लोग वापस आ गए। तो ये इतना ज़्यादा रिस्की था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा डर लग बैठ जाता है। हाँ, क्योंकि उसके घर पे भी इतना ये नहीं पता था कि वो लद्दाख में है। अरे वाह, उसने घर पे बोला था ये कि तो मैं दिक्कत घूमने है। जा रहा हूँ। तो वो बात आ जाती है फिर बाकी लोगों पे, भगवान ने करे कुछ हो जाता तो हम बिल्कुल। क्या जवाब क्या दे जवाब पाते। देते, बहुत दिक्कत हो जाती है। और ये चीज़ें होती का हैं, ब्लेम हो जाता है वो। उसने सर नहीं कवर कर रखा था और जैकेट नहीं पहनी थी, तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रिकॉशंस तो रखने गाइस पड़ते ये हैं। देखो, मतलब ये समझ आ, जो भी ट्रैवल करता है जब बर्फ या ठंडे या माइनस में जाता है टेम्परेचर, जब ऑक्सीजन की कमी रहती है, अपना को पूरा अपनी सेफ्टी के साथ चलिए, बिल्कुल पैक होके चलिए, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। लापरवाही आपको डुबा सकती है बिल्कुल, मतलब ट्रैवलिंग बहुत रिस्की भी है और इसकी भी बहुत बहुत एडवेंचरस। एडवेंचर भी है। तो यार अभी तुम्हारी कोई बकेट लिस्ट में तुम्हारा कोई बची है जर्नी, या फिर इंडिया से कहीं बाहर जाते हुए मन है कि भाई ये यहाँ ट्रैवल करना चाहता हूँ मैं? मेरा जो मतलब गोल है वो तो है कि मेरे को वर्ल्ड ट्रैवल करना है, इसीलिए अरे- मैंने ये टैटू भी कराया। अरे वाह, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं मतलब जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ का स्टैम्प इसके आसपास रहे, ऐसा सोचा है। होगा। बाकी गॉड्स प्लान और हार्ड वर्क देखते हैं कितना करते हैं ना। अभी आए आज से मे बी 5-10 साल बाद दोबारा बैठे तो चीज़ें अरे अलग बढ़िया बैठेंगे, अभी तो देखो अभी तुम्हारा तो पूरा टैटू अभी बनेगा। अभी ये। कितनी एज है? 23। 23 है यार अभी तो। अरे यार अभी तो तुम अभी पता तो नहीं यार यार अभी हम खुद 33-34 के हैं और सोचते हैं अभी तो तुम हो गए जिंदगी 34 के, बाकी मैं नहीं हूँ। तुम भी 34 के हो गए भाई, तुम भी 34 के हो गए भाई, अभी, 34 समझ का गए? है। 91 ठीक है। born हो तुम, समझ गए? 34 का गाँव, तभी हम 33, तो 38 के हैं मैं भाई। 35। तो क्या बोलते, अरे कुछ सजेशन देना चाहोगे जिन्हें अपनी ट्रैवल जर्नी शुरू करनी है? तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो आपका पैशन है, अगर आपका पैशन है तो ही आप ट्रैवल करो। अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया इन चीज़ों के लिए ट्रैवल करना चाहते हो तो आप लॉन्ग टर्म नहीं कर पाओगे। सोशल मीडिया आज है कल नहीं है, लेकिन अगर आप पैशनेट हो तो आपका ट्रैवल लाइफ टाइम चलेगा। एंड वो मैटर करता है, मेरे को लगता है कि अगर आपको मज़ा आ रहा है वो काम करने में तो आप उसको लॉन्ग टर्म कर सकते हो, नहीं तो फिर आप 1-2 साल में उस चीज़ को छोड़ दोगे। तो बात रही बजट की, तो छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो, थोड़ा बहुत बजट लेके ट्रैवल करना स्टार्ट करो आसपास, जैसे ऋषिकेश, ये सारी चीज़ें बहुत बजट फ्रेंडली चीज़ें हैं। मतलब कोई भी आके यहाँ पे मतलब चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता है। और आते हो तो ध्यान रखो कि उस जगह पे आप एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ के जाओ, Very गंदगी ये सब चीज़ें मत करो, क्योंकि हमें भी बहुत दिक्कत होती है। लोग हमें बोलते हैं कि आप प्रमोट ही मत करो कुछ चीज़। हमारी वीडियोस में कमेंट आते हैं कि भाई आपने ये वीडियो डाल दी, अब ये जगह खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी, लोग बोलते हैं। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर हमारा काम है जगह एक्सप्लोर करके दिखाना। हम नहीं दिखाएंगे, वो अपॉर्चुनिटी कल को कोई और करेगा। आप सबके हाथ नहीं बांध सकते हो, है ना, लेकिन हम समझा सकते हैं अपनी ऑडियंस को कि ये चीज़ सही है और ये गलत है। बाकी पर्सनली सबके ऊपर है कि वो अपने घर में जो चीज़ करते हैं वही बाहर आके करते हैं, है ना। तो उस चीज़ में तो हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, बट समझा सकते हैं। तो कहीं भी जाओ तो प्लीज़ गंदगी मत करो, या बहुत फिर ज़रूरी है। हाँ, और इन्वायरमेंट बहुत सुंदर है, उसको बचा के रखो। बाकी एंजॉय करो ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ को देख पाए। देख पाए। चलो यार, लाइक मज़ा आया, और ज़रूर इसका पार्ट 2 रखें जब आप और जाके ट्रैवल करो। जब आपके ये चाहता हूँ मैं, ये जो आसपास हाथ बढ़ जाए आपका पूरा। चलो थैंक यू यार पुनीत, Thank you भाई पुनीत। बहुत अच्छा आया हमारा। थैंक यू सो मच गाइस। शेयर करना, लाइक करना, और ये जिसे भी ट्रैवल करना है कहीं जगह तो आप कमेंट में जा सकते हैं, पुनीत आपको ज़रूर उसका रिप्लाई बैक करेगा, राइट? बिल्कुल। हम आईडी मेंशन कर देंगे भाई की, वैसे सबको पता ही होगा वैसे। फिर भी अगर कुछ ट्रैवल टिप्स चाहिए, ट्रैक्स के बारे में कुछ जानना है, तो डायरेक्टली आप द गाय फ्रॉम देहरादून पुनीत मल्होत्रा को डायरेक्ट डीएम कर सकते हो भाई। सबके डीएम का रिप्लाई करता है, सबके। बाकी घंटा बजाना ना भूलना, और हल्के है क्या। बाय बाय।